अपकृत्य या मानसिक तत्व की बातें करें तो तीसरा जो बोला है इसमें बोला है विद्वेष। विद्वेष में यह बताया है कि आपका व्यक्ति की दुर्भावना का संकेत करता है। किसी भी व्यक्ति, यदि हम यहाँ हेतु को पढ़ चुके हैं, इरादा या इंटेंशन को पढ़ चुके हैं, तो विद्वेष ये चीज़ है कि यह भी जो है आपका इंटेंशन या आशय बनाए रखता है, और जब आशय का जो रूप बड़ा हो जाता है तो माइंड में या व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है और व्यक्ति दुर्भावनावश अपने व्यक्तित्व को संकेत देता है। और किसी व्यक्ति ने कार्य यदि विद्वेष के परिणाम स्वरूप किया है तो ऐसे जो कार्य है, कानून में देखें तो प्रत्येक ऐसे कार्य जो बिना विधिक औचित्य के किए जाते हैं या अनुचित आशय से किए जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके विद्वेषपूर्ण कार्य। तब ऐसे कार्य सिद्ध होता है कि विद्वेष के रहते यह किया गया है। यदि कोई विधिक औचित्य के कोई कार्य करता है या अनुचित आशय से यदि ऐसा कार्य कृत्य करता है तो यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति ने क्या किया है? विद्वेष पूर्वक या विद्वेष रखते हुए ऐसा कार्य कारित किया है। हम ला की बात करें, कानून में बात करें या विधि की बात करें तो विधि के अनुसार विद्वेष को अर्थ समझा जाएगा। विधि के अनुसार विद्वेष को यह अर्थ से समझाएगा, पहला कि जानबूझकर कोई अपकृत्य करना जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। यदि हम यहाँ बिंदुवश या पॉइंट वाइज बात करें तो इसमें पहला बोला है कि ऐसा अपकृत्य जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है, और दूसरा अनुचित हेतु। अनुचित हेतु मतलब या बिना उचित कारण के यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो यह क्या माना जाएगा? अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो यह आपके तीसरे तत्व की बात हुई। चौथे तत्व की हम यहाँ बातें करें तो यह है त्रुटि एवं कठोर दायित्व, है ना, फॉल्स एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। प्रतिवादी का कृत्य यदि बिना आशय के भी सिद्ध किया जाएगा, इसमें त्रुटि और कठोर दायित्व में यह बताया गया है कि व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति या पड़ोसी को इस प्रकार का नुकसानी या क्षति कारित किया है तो यह कहलाएगा कि बिना प्रतिवादी, यदि प्रतिवादी का कृत्य बिना आशय के भी सिद्ध किया जाएगा जिसमें पड़ोसी को उपेक्षा कारित किया जाना शामिल है। पड़ोसी जो है या दूसरे व्यक्ति जो है उसकी क्षति कारित हुई है, यह सिद्ध होता है और इसमें अपकृत्य के पूर्ण दायित्व का आधार माना गया है। इससे केस जो रिलेटेड केस है आपका रायलैंड बनाम फ्लेचर। रायलैंड बनाम फ्लेचर में ये हुआ था कि जो इसमें जो प्रतिवादी था जमीन में जलाशय का निर्माण करता है, जलाशय का निर्माण करता है बरसात के टाइम में, है ना, वर्षा के टाइम में वो जलाशय भर जाता है, किंतु इसमें प्रतिवादी को यह पता नहीं चलता कि बाजू में पड़ोस में जो व्यक्ति ने क्या है, कोयले की खदान रहती है। वो जो जलाशय भर जाता है, तालाब भर जाता है तो उससे पानी रिस कर उसके कोयले की खदान में चले जाता है, जिससे वादी को क्षति होती है ना। उसके कोयले की खदान में पानी भरने से उसके क्या है, जो काम है वो रुक जाता है। तो इसमें वादी ने दावा आपत्ति करी तो इसमें जो है आपका प्रतिवादी का आशय इसमें क्षति कारित करना नहीं था, पर प्रतिवादी को यह भी पता चलना था कि मैं जो जलाशय का निर्माण कर रहा हूँ तो जलाशय को खुदवाते वक्त यह जो ठेकेदार जो गड्ढे खोद रहे थे उसको यह भी पता था कि हाँ छोटी छोटी सुरंगें हैं, चाहो तो पड़ोसी के कोयले की खदान में वो छोटी छोटी सुरंगों से क्या पानी रिस के अंदर जा सकता है, यह प्रतिवादी के ज्ञान में था। इसी कारण वादी के कारण को उचित ठहराया गया और प्रतिवादी को नुकसानी के लिए दायी ठहराया गया। तो यह जो आपका कठोर दायित्व के सिद्धांत को यहाँ लागू करता है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में वाद देखें तो MC मेहता वर्सेस भारत संघ, ये 1987 का था। यह जो रिलेटेड केस था ये भोपाल गैस कांड, जो ओलियम गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, है ना, तो इससे रिलेटेड ये केस था। इसमें भी कई ऐसे कामगार थे, श्रमिक थे, है ना, और जो ओलियम गैस या जो आपका भोपाल गैस कांड में जो आपकी
कंपनी लगी थी, जो कारखाने थे, उनको ये भी पता था कि ओलियम इतनी जहरीली गैस है कि जो सांस की बीमारी से लेके आपका दम घुटने तक भी इसमें या अंतिम अवस्था में क्या मृत्यु भी कारित हो सकती है। यह पता होने के बाद भी उसका कोई सुरक्षा या उससे कोई सेफ्टी की कोई बात नहीं हुई थी। इसी कारण से 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। तो इसमें भी काफ़ी लंबा केस यह चला था। और यदि हम आगे बात करें मानसिक स्थिति या अपकृत्य के मानसिक तत्व की, तो इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, मैक्सिम है कि अपराध विधि का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि एक्टस नॉन फेसिट, है ना, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, है ना। यदि हम किसी के प्रति दुराशय रखते हैं, मेंसरिया रखते हैं, तो यह अपराध का एक मुख्य तत्व होता है। अर्थात स्वयं किसी कृत्य से, यदि व्यक्ति जो है वो अलग पर्सनालिटी है, जो कृत्य है वो एक अलग पर्सनालिटी है। कृत्य को यहाँ इंगित किया गया है कि स्वयं किसी कृत्य से दोष की उत्पत्ति नहीं होती। यदि कोई ऐसा कृत्य है जो खुद स्वयं में हो तो वो दोष की उत्पत्ति नहीं होती, पर बल्कि कृत्य के साथ आपराधिक मन स्थिति, है ना, आपका गिल्टी माइंड तत्व होना आवश्यक है। यदि एक तत्व है, मान के चलो एक चाकू है, चाकू स्वयं में एक कृत्य है, चाहो तो उससे मर्डर हो सकता है, चाहो तो उससे सब्जी को काटा जा सकता है। तो व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति यदि अच्छे उद्देश्य से या वैध कार्य या लीगल एक्ट से यदि उसको चाकू का यूज़ करे तो क्या माना जाएगा कि उससे सब्जी काटा जा सकता है, फल काटा जा सकता है। पर यदि चाकू तो वही है, पर एक्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो यदि बदल जाए या उसकी मानसिक स्थिति चेंज हो जाए, उसका हेतु आशय या विद्वेष पूर्वक यदि उस चाकू का यूज़ करे, तो वह यदि क्या कर सकता है, अपराध कारित कर सकता है, किसी को चाकू मार सकता है, किसी को क्षति कारित कर सकता है ना, किसी का वो मर्डर कर सकता है। तो यह उस चाकू की प्रारंभिक से लेकर अंतिम अवस्था है। तो यह इसमें यह स्पष्ट होता है कि जिसकी प्रेरणा या दुष्प्रेरणा से अपराध होता है, तो वह निश्चित होता है कि यह जो अपकृत्य है या जो अपराध है वो कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम यह समझ सकते हैं कि दोषपूर्ण कार्य करने में जो प्रमुख तत्व है वो आपके अपकृत्य के मानसिक तत्व को स्पष्ट करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। 4 मुख्य तत्व, आपका हेतु, आशय, विद्वेष और त्रुटि और कठोर।